बजट ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद। आपने तकरीर सुन ली, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब की तकरीर, और उसमें सारा फोकस जो था वो बजट पे टैक्स के हवाले से था कि टैक्स, क्योंकि ये बजट जो है दो ही हवालों से इम्पॉर्टेंट था, या तो टैक्स या तो रिफॉर्म्स। तो टैक्स का भरपूर इंतज़ाम कर लिया है हुकूमत ने, कहाँ कहाँ टैक्स लगाना है। तकरीर में माली साल, आइंदा माली साल के लिए 18,877 अरब रुपए के हजम का बजट पेश किया गया, और आइंदा माली साल FBR का जो टारगेट है वो 12,970 अरब रुपए रखा गया है, जो FBR को इकट्ठे कर दे हैं। टैक्स आमदन की मद में 4,845 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया है, और आइंदा माली साल कर्ज़ों पर सूद की अदायगियों के लिए 9,775 अरब रुपए खर्च होंगे। पेंशनर्स के लिए, पेंशन एक बहुत बड़ा मसला है। हम समझे थे कि इसमें रिफॉर्म्स की जाएंगी, लेकिन रिफॉर्म्स के बजाय 1,014 अरब रुपए सब्सिडी के लिए रखे गए हैं, और 13,063 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं आइंदा माली साल के लिए, कि इसमें इजाफा किया गया है। और दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए रखे गए हैं। तो एक तवील फहरिस्त है ये बजट। टैक्सेशन का बजट तो बिल्कुल नज़र आया, रिफॉर्म्स का बजट मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मुल्क के बेहतरीन टैक्स उमूर के माहिर जनाब ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यही सूरत हाल है कि टैक्स का ही बजट हमें नज़र आया, रिफॉर्म्स मुझे इसमें अभी तक नज़र नहीं आई। देखिए, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे बजट आने से पहले कि शायद तनख्वाहदार तबके को कोई थोड़ा जो कम कमाते हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले, वो रिलीफ नज़र नहीं आया। जो 6 लाख की जो लिमिट है उसको मेंटेन किया गया, यानी 50,000 रुपये तक माहानावार जो भी तनख्वाह जिसकी होगी उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो एक तो वो चीज़ है, मैं समझता था इसको 12 लाख होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। अलबत्ता जो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स को अब जो है वो नॉर्मल टैक्स देना होगा। अब वो जो 1% टैक्स दिया करते थे अपनी रेमिटेंस पे, एक्सपोर्टर जो है वो भी कहेगा कि मैं मरी। अब ये बात है ना, अब वो भी अब नुकसान दिखाना शुरू कर देगा, नुकसान दिखाना शुरू करेगा। कहाँ 1% फिक्स था और कहाँ, और हमारा तो दारोमदार यही है कि एक्सपोर्ट हो तो कुछ डॉलर आए। देखिए, आज से पहले एक्सपोर्टर को कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइल करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब चूंकि उसे नॉर्मल जो अभी नज़र आ रहा है फाइनेंस बिल को, जैसे जैसे हम देखते जाएंगे मज़ीद क्लैरिटी आती जाएगी। अब नज़र जो आ रहा है कि वो एक्सपोर्टर अगर कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी है, तो 29% टैक्स देना होगा, और अगर 1% से, यानी 1% रिसीट पे था, ये नेट इनकम पे होगा। एक्सपोर्टर्स का कहना यह था कि चूंकि 1% वो अपनी एक्सपोर्ट की रिसीट पे देते तो तकरीबन 22% टैक्स बनता है उनके हिसाब से। तो अब 22 से चले 29% या इंडिविजुअल AOP पे 35% रेट आ जाएगा। इसी तरीके से जो कैपिटल गेन्स टैक्स था, जो सिक्योरिटीज़ स्टॉक मार्केट पे जो कैपिटल गेन होता था, उसमें पहले लिमिट्स थी कि इतनी होल्डिंग पीरियड होगी तो इतना टैक्स लगेगा, इतनी होल्डिंग पीरियड होगी इतना टैक्स लगेगा। अब उसको ख़त्म करके फ्लैट 15% पे कर दिया गया, यानी इररेस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड 1 जुलाई 2024 से जो भी शेयर्स परचेज होंगे, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में वर्ड इस्तेमाल किया 1 जुलाई 2024, अगर फाइलर हैं तो 15%, और अगर आप जैसे नॉन फाइलर रहना चाहते हैं तो फिर वो 15 से बढ़ के आपको स्टेप बाय स्टेप 45% तक टैक्स देना होगा। इसी तरीके से इनकम टैक्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब हम बात करते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को टैक्स करेंगे, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी उन्होंने होल्डिंग पीरियड की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं उसको चेंज किया है, और इसी के साथ फाइलर और नॉन फाइलर के रेट्स को जो है उसमें भी इंक्रीमेंट किया है। नॉन फाइलर को देखा ये जा रहा है कि नॉन फाइलर की टर्मिनोलॉजी, जिसको मैं ये समझता था कि शायद इस बजट में गवर्नमेंट की कमर कस लेगी कि अब हमें नॉन फाइलर्स रखने ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब भी नॉन फाइलर रहेगा हुकूमत। उसकी वजह ये है कि हम उनको सिस्टम में ला ही नहीं सकते। ये FBR ने एक दफा फिर, या गवर्नमेंट ने एक दफा फिर हथियार डाल दिए कि हम नहीं ला सकते, हम नहीं ला सकते। ये अफसोस, मुझे अफसोस हो रहा है कि हम, सीधी सी बात है, जो हुकूमत अपना बजट पेश करने के लिए इत्तेहादियों के आगे घुटने टेकती हो आप उससे कहेंगे कि ये मुल्क का सबसे बड़ा मसला। बहरहाल चलें आगे बढ़ें। इसी तरीके से जो होलसेलर, डीलर और रिटेलर का जो टैक्स कटता था पहले 1%, उसको 2.5-2.25% करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरीके से
इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, जो व्हीकल जो आप नई गाड़ी खरीदते थे उसकी रजिस्ट्रेशन पे उसकी कैपेसिटी वाइज उस पे भी टैक्स बढ़ा देंगे। बहरहाल फोन इंपोर्टेड फोन अभी कम से कम अभी फिलहाल नहीं हो सकता है, शायद फाइनेंस बिल जब देखें तो उसमें नजर आ जाए। सेल्स टैक्स में उन्होंने जो एक चीज की है, जी हाँ, मोबाइल फोन पे स्टैंडर्ड सेल टैक्स अब 18% हो गया। जो पहले मोबाइल की वैल्यू पे टैक्स लग रहा था, अब वो नॉर्मल 18% टैक्स लगेगा। और वो यकीनन इससे मोबाइल की कीमतें बढ़ जाएंगी। अच्छा, सेल्स टैक्स ऑन टेक्सटाइल एंड लेदर गुड्स, जो पहले 15% पे टैक्स हो रहा था, ये आप जहन में रखें कि ये 1% से 2, 2 से 5, 5 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और अब 15 से 18%। यानी जो भी कपड़ा बिकेगा, यानी कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स या जो क्लोथ्स हैं रेडीमेड, यानी रेडीमेड नहीं, अनस्टिच क्लॉथ, ठीक है, जो अब वो बिकेगा, जो भी किसी स्टोर्स से बिकेगा जहां पीओएस लगा हुआ है, क्योंकि ये लिमिट रिडक्शन की पीओएस वाले, यानी लोग जो हैं वो अपने बड़े स्टोर छोड़कर जामा क्लास की गली गुड्स हमने बात की थी, स्मगलिंग वही चलेगा। यानी 18% आपने उसको 15 से। एक चीज और यहाँ ये नजर आ रहा है कि वही लोग जो पहले टैक्स नेट में मौजूद हैं जी, उन्हीं पे टैक्स लग रहा है यकीनन। जहां ये बात हो गई कि नॉन फाइलर और फाइलर दोनों पैरेलल साथ चलने, तो ये तय है कि उसी पे टैक्स लग रहा है जो पहले टैक्स वो दे रहा है, और प्लस एंड कंज्यूमर पे टैक्स बढ़ा दिया आपने। कंज्यूमर तो देता ही है ना सर, तो दे रहा है ना उसको, तो है। अब वो 15 से 18 कपड़ों पे वो भी टैक्स देगा ना, यानी उसकी 3% कॉस्ट बढ़ गई। ईद से पहले, ईद की शॉपिंग पहले कर लीजिए। अच्छा, इसी तरीके से जो है एग्जेम्पशन जो फाटा और पाटा की जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट से उसको ख़त्म करने की बात की गई है। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज हर जगह पे बढ़ा ही दें। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पहले 12% था, अब उसे, यानी अगर आप टैक्स की अदायगी कुछ दिनों के बाद कर दें, फॉर इंस्टेंस आपको 15 तारीख को टैक्स जमा करना, अच्छा फिर ठीक है, समझ, और 15 की जगह आपने 20 तारीख को जमा कराया, चाहे आपके पास एफबीआर के पास रिफंड्स पड़े हुए हों, वो रिफंड्स को छोड़ दीजिए, आप वो रिफंड नहीं देगा एफबीआर, लेकिन अगर 15 की जगह आपने 16 तारीख को जमा कराया तो आपको डिफॉल्ट सरचार्ज पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि काइबोर प्लस 3% है। तो अब अगर काइबोर समझे 20% है इसका, तो 20 प्लस 3 23% टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ रुकिएगा मजीद, क्योंकि बहुत सारे आदाद शुमार आ रहे जी। जफर मोती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर। सर, कल एक साहब फरमा रहे थे कि बजट आएगा तो ये मौला जट बजट होगा। क्या कहेंगे सर? टैक्सेस हर जगह, टैक्स ही टैक्स है और उसी पर टैक्स जो दे रहा है। आपको सुबह से कह रहा हूं कि ये जो आपके पास अच्छी बात करने वाले लोग आते हैं ना, पता नहीं किस दुनिया से आते हैं, इनको ये समझ ही नहीं है कि भाई यहाँ पर ऑप्शंस क्या है गवर्नमेंट के पास। तो देखिए, नॉन फाइलर्स का भी मर्चेंट भी कह रहा था कि भाई ये घुटने टेकना, फिर ये उसी पर टैक्स रखना। अभी वो पेट्रोलियम लेवी का 20 रुपया, आपके ही चैनल से मुझे आ रही है खबर है कि 20 रुपया बढ़ा देंगे, 80 रुपया कर देंगे। तो आप सोचो कि 12% कहाँ से इन्फ्लेशन रहेगी? कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई ऐसी बात नहीं मैं कर रहा हूँ कि जिसमें यूं लगे कि भाई नहीं यार, आपकी कैलकुलेशन जफर साहब गलत है। और इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी में और कैसे कम करेंगे अगर दोबारा 16, 17, 18 पर इन्फ्लेशन पहुंच गई? और फिर आप ये देखिएगा कि इतनी महंगाई बढ़ेगी कि वो, अच्छा सर रुकिए, महंगाई की खैर है ना, वो आवाम से तो कोई लेना देना नहीं। आप मुझे ये बताएं कि क्या इस बजट के नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी? अब इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, एफडीआई आएगी? ये बताएं कि ये सब कुछ होता नजर आ रहा है इन इक़दाम के बाद या नहीं? रॉ मटेरियल आप इतना महंगा दे रहे हैं, देखिए उनका रॉ मटेरियल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, यही है ना उनका रॉ मटेरियल। वो आप जब महंगा से महंगा करते जा रहे हैं, अभी इन्होंने ये बात नहीं की कि जो इन्होंने ₹1.25 बढ़ा दिया है इस महीने जून में, रुपया बढ़ाएंगे जुलाई में और रुपया बढ़ाएंगे अगस्त में, ये तो नेपरा ने कर दिया है। उसका इफेक्ट ये आएगा कि जिसका लाख होगा और डायरेक्ट 1.25 लाख पर चला जाएगा एक झटके में। तो वो ये जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां होंगी उनके ऊपर ये फ्यूल के नजर आएगा। इलेक्ट्रिसिटी 3 ही हदफ देख लें तो उसमें ही वो तो खत्म हो जाएंगे, वो कहाँ से कहीं से कॉम्पीट कर सकेंगे बांग्लादेश। ठीक है, आप जरा रुकिएगा जफर साहब, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद ओवैस साहब भी। मोहम्मद ओवैस साहब और शमसुल इस्लाम साहब, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओवैस साहब, क्या जीडीपी ग्रोथ का जो हदफ रखा गया था, पहले ही बात हुई कि अनरियलिस्टिक है, अब इस बजट के बाद जो मुकम्मल टैक्स का बजट है,
कितने चांसेस हैं या कितने परसेंट आप कहेंगे कि वो हकीकत पर मबनी है? पहले भी कहा गया कि हकीकत पर मबनी नहीं है, लेकिन कहाँ तक आप ग्रोथ लेके जा सकेंगे अब इस टैक्स के बाद? मसूद साहब, सबसे पहली बात ये समझने वाली है कि ये जो इस वक्त बजट अभी पेश किया गया और जो चीज़ें बताई गई हैं, इसके अंदर जो जो चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, हम जैसे बात कर रहे हैं सेक्टर्स की, मैन्युफैक्चरिंग में आपकी एक तो लोकल जो सेल हो रही होती है वो आ रही होती है और इसी तरह एक्सपोर्ट्स भी आ रही होती हैं। अब एक्सपोर्ट के ऊपर आपने कहा कि अब उनकी इनकम जो होगी वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में आएगी और उसके ऊपर जो भी नॉर्मल 29% टैक्स वो लगेगा, प्लस 10% का सुपर टैक्स है, तो 39% के करीब इनकम टैक्स है जो इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर दे रहा होता है, तो उसके अंदर आ जाएगा। एक्सपोर्टर्स को अपने चैलेंजेस आ रहे हैं, जो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेसेस इंक्रीज हो रही हैं और वो मार्केट के साथ कंपटीशन के अंदर नहीं जा सक रहे, तो वहां पे एक्सपोर्ट अगर डिक्लाइन कर गई तो आपकी इंडस्ट्री जो होगी अफेक्ट करेगी। दूसरी तरफ आपने जो सेल्स टैक्स की शरह है उसमें जो कपड़े और जूते, खास तौर पे ये दोनों चीजें वो हैं जो आम आदमी इस्तेमाल कर रहा है, हर आदमी कर रहा है, उसके ऊपर भी 3% सेल टैक्स बढ़ा दिया। अब 3% जब सेल टैक्स बढ़ाते हैं तो आपकी महंगाई सिर्फ 3% नहीं होती, क्योंकि जाहिर है जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी अपना मार्जिन ऐड कर रही होती है, तो महंगाई तो यहां और ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब ये चीजें आ जाएंगी, और दूसरी तरफ जो है वो गवर्नमेंट ये कह रही है कि इन्फ्लेशन को हम 12% पे मेंटेन करेंगे। एक तो पहली बात समझ में नहीं आ रहा, अब ये समझ में नहीं आ रहा, सही उनकी हो सकती है, ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है। जब तनख्वाहदार तबके पे उन्होंने ये कहा कि मैक्सिमम स्लैब तो 35% रखेंगे, लेकिन दरमियान में हम चेंज करेंगे, तो जो दरमियान के लोग हैं उनकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और जो अदर देन तनख्वाहदार तबका है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसकी हाईएस्ट स्लैब जो है वो 45% हो जाएगी। और 45% जब अगर हाईएस्ट स्लैब वो कर रहे हैं और इसके साथ 10% सुपर टैक्स बना देते हैं तो 55%, क्या ये जस्टिफाइड टैक्स है? अच्छा, चले मैं 1 करोड़ रुपए महीना कमाता हूं तो जी, और फिर मैंने हर चीज के ऊपर, जब कोई चीज खरीदने जाता हूं तो मैं उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स अलहदा दे रहा होता हूं, जो 18% सेल टैक्स की मद के अंदर हर चीज आ रही है। तो ओवरऑल आपने इतना बड़ा टैक्स बर्डन बढ़ा दिया लोगों के ऊपर, और इसका अफेक्ट क्या होगा? फ्रैंकली आपके एफबीआर आज भी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं कर सका। जब आप टैक्स रेट बढ़ाते हैं तो प्रैक्टिकली अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को आप प्रमोट कर रहे होते हैं। यानी आज आप ये कह रहे हैं कि नॉन फाइलर कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स रेट आपने बताया, इसके मुताबिक 73% टैक्स जो है वो तो लाजमी हो गया, और जहां पर आप मार्केट में प्राइसिंग को कंट्रोल नहीं करते तो ये तो 80% से ऊपर चला गया, जो हाईएस्ट है। यानी एक बंदा जो ठीक है लाखों में कमाता होगा, वो अपने घर लेके जाएगा कितना? 30% अपनी तनख्वाह का। भाई देखे ना, वो अभी जैसे अवैस भाई ने बात की कि अब जो 60 लाख की जो लिमिट थी जी, जिसके ऊपर 35% लगता था, भी नहीं सर, 27% लेके जाएगा। जो 60 लाख की लिमिट थी उसको कम करके 41 लाख कर दिया, यानी अब 41 लाख रुपए जो साल के कमाता है उसे 35% देना है। जो पहले 60 लाख कमाता था उसे क्या ये, यानी मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि क्या हमारे इन्फ्लेशन बहुत कम हो गए, क्या हमारा रुपया बहुत अप्रिशिएट हो गया, क्या हमारे मुल्क में बड़ी खुशहाली आ गई है? और अभी हमने वो इम्पैक्ट इसमें कैलकुलेट ही नहीं किया, जो डेप्रिसिएशन है रुपए की, वो अभी तो छोड़ दीजिए ना, अभी हमने की नहीं। हम कह रहे हैं इन्फ्लेशन 12% पे रहेगा, तो बस 12% कैसे रहेगा? अब ये तो हमारे एक्सपर्ट्स ही बताएंगे, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बता देंगे। मैं भी आपसे महंगाई की शरह पूछूंगा इस टैक्स के बाद। शमसुल इस्लाम साहब, सर अब क्या देख रहे हैं आप, अजनास की कीमतें कहां जाती देख रहे हैं आप? अजनास के हर चीज की कीमतें बढ़ेंगी, और इन्फ्लेशन जो ये आपको हनीमून पीरियड मिला था थोड़े दिन के लिए कि 11.8% पे आ गया, ये वापस अब जून का पहला नंबर आपको शॉक देगा और जुलाई अगस्त में और ऊपर जाएगा। हम इन्फ्लेशन पे वापस जा रहे हैं, और हुकूमत की जो इंटेंशन है वो ये नहीं है कि इन्फ्लेशन कम करे। इन्फ्लेशन कम करने के लिए सिर्फ वो तकरीरें, स्टेटमेंट कर देते हैं, हालांकि इन्फ्लेशन से ही तो उनका टैक्स कलेक्ट होता है। अभी ये जो आपकी जो 30% से ज्यादा टैक्स में जो ग्रोथ आई है वो इन्फ्लेशन की वजह से थी। 38% से ऊपर इन्फ्लेशन ले गए थे, तो उससे उनको टैक्स मिलता है। और साथ अब देखें कि आपको रुपए की जो पैरिटी है डॉलर के अगेंस्ट, उसको भी एडजस्ट कर रहे हैं अपवर्ड। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल जो थे, एक इंटरेस्ट रेट को लो करा और साथ ही रुपए की वैल्यू को आप एडजस्ट करना शुरू कर रहे हो, तो ये तो इन्फ्लेशनरी है। जब रुपया आपका वीक होगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आएगा। आपने ऐसा कोई सीरियस इकदाम किया नहीं जिसके ऊपर बोरोइंग भी बहुत ज्यादा है, बेस को बढ़ा सकते।
आप किसी चीज को सस्ता करने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि एक तरफ आप बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर जो है एक गरीब मासी के हाउस मेड के को भी बच्चे को भी एडवाइस करते हैं कि ये दूध लेकर आओ। अगर उनके पास वो 10 से 15 हजार रुपए का डब्बा मिलेगा और उसकी कीमत मजीद बढ़ेगी तो वो कैसे गुजारा करेंगे। हमारी हुकूमत को लगता है ना तो उनको ग्राउंड रियलिटी का पता है, उनको सिर्फ एक ही टारगेट था और वो ये कि उनको जो अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ाए हुए हैं जिसको वो कंट्रोल करना नहीं चाह रहे, उसके लिए ने पूरी एक्सरसाइज की है। और ये एक फायर फाइटिंग की एक्सरसाइज है। फायर फाइटिंग क्या, ये तो इसने तो आग लगा दी सर। ये फायर फाइटिंग क्या, पहले से गैर मकबूल हुकूमत ने और आग लगा दी है। ये यहाँ मामला रुकने वाला नहीं है सर। और आप देखिए 2018 में जो इम्पोर्टेड दूध का डब्बा 3000 में आता था वो इस वक्त 18,000 19,000 में है। जफर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? बस ये देखिए कई मर्तबा ये होता है कि जो पूरा पैनल होता है ना वो एक ही बात कर रहा होता है। अच्छा। और वो एक ही बात पर आप देखिए कि हम सब इसी व्यू पॉइंट पर पहुंचे हैं कि ये बजट को जो इन्होंने वर्ड्स भी यूज किए ना वो थोड़े से तो मुझे ये लगा कि आंखें बंद करो तो इसाक डार ही नजर आ रहा था और उसमें जो है कोई क्रिएटिविटी कहीं पर कोई चीज नहीं, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हो गया। अच्छा, लोगों को अब ये समझना कोई मुश्किल नहीं है कि भाई ये सब इन्फ्लेशन के फिगर्स और सब ये चीज गलत है, क्योंकि लोग अपने घर से स्टेप आउट करेंगे, अपने जाएंगे तो पता चलेगा कि शैम्पू 100 रुपए बड़ा महंगा हो गया है, साबुन 100 रुपए का हो गया है। ये आ गए। अभी जो शम्स साहब कह रहे थे कि जैसे ही जुलाई के फिगर आएंगे 17-18% जैसे ही आपका इन्फ्लेशन के फिगर आएंगे तो सब कहानियां जो बजट की होंगी वो ठप हो जाएंगी। इसमें तो ये अभी पहले लड़ भी चुके हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस भी हो चुके हैं, ऑपोजिशन ने भी अपना उछल कूद दिखा दी है असेंबली में। ये इस तरह की मैनेज्ड हुकूमत है। चलिए, उसने तो जो किया सो किया, जो उनके अपने इत्तेहादियों ने किया वो हमने कभी नहीं देखा था। ये बताएं, मैं सबसे पूछूंगा इस पर कि बजट तकरीर के दौरान वजीर आजम साहब को जब जब दिखाया गया तो मुस्कुराते हुए नजर आए, खिलखिलाते हुए नजर आए। हम भी ऐसे ये वाली हंसी थी वो या वो कोई दूसरी हंसी है? वो कहीं वो गाने का मिसरा है ना, जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। अब तो आंसू सूख गए हैं तो अब वो हंसी निकल सकती है। मसूद, ये जो मुस्कुराहट होती है ना, ये जब सौदा हो जाता है ना तो हम सब जो बिजनेसेस कर रहे हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, तो हमें मुस्कुराते हैं कि भाई ये हो गया। अच्छा। अब वो जैसे हुआ पीपीपी के साथ और एकदम ये दोनों निकले हैं, इसाक डार साथ निकले हैं, तो वो एक किस्म की जो मुस्कुराहट होती है ना, हाँ भाई सब खैर है, सब खैर है, वो पंजाब में बहुत चलता है, तो वो हुआ है। अब ये जो बाहर बैठे हुए के ऑब्जर्वेशन आप देखिए ना बॉडी लैंग्वेज का, तो बॉडी लैंग्वेज जो पूरी टीम गवर्नमेंट के पीछे बैठी है। ठीक है जफर साहब, एक ब्रेक लेते हैं और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी और अगर इस पर हमें हमारे मोहतरम जनाब मर्चेंट साहब, ज़ीशान मर्चेंट साहब जो हैं, माफ़ कीजिएगा, नहीं अच्छा, अगर ज़ीशान मर्चेंट साहब जो हैं थोड़ा सा और टाइम दे तो कुछ और चीज़ें भी हमारे साथ में आ रही हैं टैक्स से रिलेटेड, तो एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद। ओवैस साहब आपकी तरफ भी मुझे आना है, शमसुल इस्लाम साहब आपकी तरफ भी आता है, मगर जनाब मर्चेंट साहब जो है ना, ज़ीशान मर्चेंट साहब, ये जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ अहम चीज़ें मैं इनसे कर लूँ और फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। ज़ीशान मर्चेंट साहब, जो हाईएस्ट लेवल है टैक्स का सैलरी पर, अभी हमने बैठ के इसको कैलकुलेट किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स 73% इंडिविजुअल पे, सैलरी पे तो 35% है, 35% सुपर टैक्स, वो अलग है, वो सुपर टैक्स। एक बंदा दे तो रहा है ना, जो कपड़े पहन रहा है, खाना खा रहा है, जो ग्रोसरी खरीद रहा है, पेट्रोल ले रहा है, दे रहा है ना। इस वक्त एक कारोबारी इंसान जो नॉर्मल इंडिविजुअल या एओपी है, उसका मैक्सिमम रेट कर दिया 45%। ठीक है, और आप उसमें 10% जोड़ दें सुपर टैक्स तो 55% हो गया। फिर जो अभी हम बात कर रहे थे कि वो जो खाता पीता है तो उस पर सेल्स टैक्स तो लगता ही है, जाहिर सी बात। तो इस वक्त अगर खाने पीने के ऊपर देखें तो सूबे में जो है 15% सेल्स टैक्स है, तो वो समझें आप 55 और 15 70% हो गया। और कपड़े खरीदेगा तो उस पर 18% है, तो यानी ये 70-72% उसकी, यानी अब एक बंदे की 1 करोड़ तनख्वाह है,
हाँ, 1 करोड़। हाँ। तो वो कितने लाख लेके जाएगा? वो कुछ नहीं लेके जाना चाहिए उसको घर, वो क्यों कुछ लेके जाए? मेरे ख्याल में 27 लाख रुपए तो बन रहे हैं। 27 लाख रुपए तो बड़ा बहुत अमाउंट होता है भाई। 27 क्यों लाख लेके लेके जाए जाएगा। भाई? देखें अब हम चाहते हैं, देखें मुल्क को टैक्स की जरूरत है, मुल्क को टैक्स देना है, और ये फैसला हो गया है कि उन्हीं से लेना है। वो जो गन्ने वाली मिसाल थी कि बस गन्ने को भिगो और चला दो दोबारा से, कुछ ना कुछ निकल आएगा। चलिए। तो ये कुछ ना कुछ यही हो रहा है। मुझे असल में मुझे बड़ी हंसी आ रही है। मैं वो कहते हैं ना, जब आपने भी कहा शहबाज शरीफ साहब हंस रहे थे, आंसू खत्म हो गए तो अब इसलिए हंसी आ रही है। हाँ, पता नहीं कि वो किस बात की हंसी थी। अब हंसी ही आ रही है उसमें। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आपने प्रॉपर्टी के लिए विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, आपने म्यूचुअल फंड के लिए विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, आपने पर्सनल इनकम टैक्स रेट बढ़ा दिया, आपने जो है प्रॉपर्टी के लिए स्टॉक मार्केट की जो सिक्योरिटीज है उसका रेट बढ़ा दिया, आपने हर चीज का तो रेट बढ़ा दिया। तो आपने कौन सा नया, यानी वो कल बड़ा औरंगजेब साहब बड़ा फख्र से कह रहे थे, आप कल बजट स्पीच सुनिएगा, हमने उन लोगों को जो है सिस्टम में लाना है जो टैक्स नहीं दे रहे। मुझे कम से कम ये सेलिएंट फीचर्स जो मैं अभी देख रहा हूँ, मुझे इसमें से तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि नॉन फाइलर्स को आप सेक्टर में या अपने टैक्स नेट में लाने की आपने कोई एफर्ट किया। आपने उनके टैक्स रेट बढ़ा दिए। मुझे तवक्को ये थी, जैसे मैं सुबह से बड़ा ऑप्टिमिस्टिक अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा था कि इस हालत में भी मैं साबित करूं, और मैं ये चाह रहा था कि कुछ तो रिफॉर्म्स होंगी, और मैं समझा था कि इस बजट में नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन ओवैस साहब, विश थी हमारी, विश थी नहीं। मैं तो ये कह रहा था, अभी नहीं, अब नहीं तो कब? अगर अभी भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? चुग गई खेत जनाब। नहीं, अब जो बचा है उसको तो बचा लेना। तो ओवैस साहब, ये नजर ही नहीं आया। यानी नॉन फाइलर मौजूद है और फाइलर भी मौजूद है, और फाइलर पर टैक्स की इंतहा है। ये क्या चाह रही है हुकूमत? देखें ये एक अगर आप बयान सुने, और उन्होंने कहा कि हमने एक खतीर अमाउंट रखी है एफबीआर को डॉक्यूमेंट करने के लिए, उसकी डिजिटलाइजेशन करनी है और उस डेटाबेस को इस्तेमाल करके जो नॉन फाइलर्स होंगे उनको ख़त्म करना है। और एक और बड़ी बुनियादी एक कंडीशन लगाई जा रही है कि नॉन फाइलर, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया है कि नॉन फाइलर को मुल्क से बाहर जाने से रोक दिया जाएगा। तो ये इस्लाहात हो सकती हैं, इसमें कोई मुझे शुबा नहीं नज़र आता कि अगर गवर्नमेंट सीरियस हो तो वो नॉन फाइलर्स की तादाद को कम कर सकती है, टैक्स बेस बढ़ा सकती है। लेकिन जो उसके साथ साथ इन्होंने जब टैक्स रेट बढ़ा दिए हैं तो प्रैक्टिकली आपने लोगों को डिस्करेज कर दिया। जो लोग वॉलंटरली आना भी चाहते होंगे सिस्टम में, हुकूमत नॉन फाइलर को मुल्क से बाहर नहीं जाने देगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं जी आईनी मामला 114B के अंदर। देखिए ना, आप कानून बनाएंगे, ये एक नहीं, तो आपने पहले आइन में कुछ ना कुछ तरमीम करनी पड़ेगी ना इस तरह की चीजें करने के लिए, वरना ये चैलेंज होगा अदालत के अंदर और फारिग हो जाएगा। बुनियादी हुकूक के खिलाफ इसको बना दिया जाएगा। ये है या नहीं? मैं एक चीज़ आपको ऐड करूं, पहले इन्होंने कंडीशन लगाई थी कि नॉन फाइलर के मोबाइल फ़ोन के सिम्स बंद कर देंगे। उसके ऊपर इन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू की हुई है, कुछ अरसे से नॉन फाइलर्स के मोबाइल फ़ोन बंद हो रहे हैं। ये एक कंडीशन लगाई, वो सारी चीज़ हुई। उसके ऊपर वो अदालत में चैलेंज हुआ है, वो अभी अदालत, क्योंकि उसका फैसला अभी तक आया नहीं, ये रिसेंट था। अब ये नई एक पावर लेके आ रहे हैं कि हम उनको मुल्क से बाहर जाने से भी रोक देंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कोर्ट अब डिसाइड करेगी कि क्या ये गवर्नमेंट के पास ये पावर मौजूद है कि वो उसको मुल्क से बाहर जाने से रोक सकती है या नहीं रोक सकती। लेकिन असल जो मसला है वो ये है कि जब आप टैक्स रेट बढ़ाते जा रहे हैं तो लोगों को सिस्टम पे एतमाद खत्म होता जाएगा। यहां पे जिनके हम कहते हैं ना कि करोड़ रुपया सैलरी है या 1 करोड़ से ज्यादा पर मंथ जो कमाते हैं या कोई बिजनेस कम्युनिटी है, वो इस मुल्क में अब नहीं रहेगी। वो उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। जो टैक्स यहां पर दे रहे हैं ना, ये देखिएगा सिर्फ उस टैक्स के अंदर बाहर बड़ी जबरदस्त वो जिंदगी गुजार रहे हैं। काशिफ अनवर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सर, आपको बहुत खुशामदीद। मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन साहब आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे। वैस भाई, ये देखे ना कि राइट टू फ्री मूवमेंट, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेरा कि मैं फ्री मूव कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें इस तरह की करना, ये एम्बैरेसमेंट क्रिएट करेगी, मैं समझता हूँ। और ये जो इस वक्त बजट में नज़र आ रहा है कि आपने किया कुछ नहीं है, वही रेट्स बढ़ा दिए, तो मैं नहीं समझता कि ये इस तरह से ये कामयाब हो सकेंगे। 12,900 अरब तक ये कैसे पहुँचेंगे? आप क्या समझते हैं, आपका क्या ख्याल है इसमें? देखें ना, एक चीज़ जो सबसे अहम है,
पहली बात यह है कि इन्होंने 38% टैक्स का हदफ बढ़ा दिया, 9,400 से उठ के 12,007 जब बोलेंगे 38%, यानी इतना बड़ा जंप जो होता है ये अचीव करना वैसे ही क्वाइट टू इम्पॉसिबल है। यस, अगर ये टैक्स रेट कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो करते और टैक्स बेस बढ़ाने की बात करते, लोगों को कॉन्फिडेंस देते सिस्टम के ऊपर कि हाँ हम आपके साथ आए। आप मुझे ये बताएं कि एक्सपोर्टर्स को आप ये कह रहे हैं कि अब आप 29% इनकम टैक्स देंगे प्लस सुपर टैक्स 10% देंगे, अगर वो सारी चीज होगी तो वो क्या करेगा? नहीं, वो क्या एक्सपोर्ट को लेके चलेगा? वो क्या करेगा सर? वो अपने पैसे उठा के हमारे बैंक में डालेगा, हाई इंटरेस्ट रेट है वहां से पैसे लेगा, मुल्क से बाहर जाकर उस इंटरेस्ट पे जिंदगी गुजार लेगा वो। काशिफ अनवर साहब, सर आपने बजट देखा, सुना, वो इंडस्ट्री बेच देगा, दूसरे मुल्क में जाके लगा लेगा सर, जो आप दूसरे मुल्क में लगाएगा जाके। जी काशिफ साहब, सर क्या तासुरात हैं इस बजट पर आपके? देखिए, बात यह है कि हर चीज़ पे टैक्स को बढ़ा दिया है, और मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट की विल हो और अगर डिपार्टमेंट की विल हो तो टैक्स रेट्स को तो बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। 114 सेक्शन आपका सीधा ये कहता है कि ऐसे लोग जो फॉरेन ट्रैवलिंग करते हैं, जिनकी 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ियाँ हैं, जिनकी प्लॉट्स की सेल एंड परचेज़ है, आप और जितने कमर्शियल मीटर्स हैं, दे आर इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम टू फाइल देयर टैक्स रिटर्न्स। तो आपने तो यहाँ पर कुछ करना था, आपने तो टैक्स के रेट्स को बढ़ा दिया। अब हम बार ये बात कर रहे थे कि जनाब आप हमारी इनपुट कॉस्ट को कम करें, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। आपने एक्सपोर्टर्स को ये कहा कि भाई अब आपके लिए जो कंसेशन था वो ख़त्म हुआ, अब आप नॉर्मल टैक्स रेजीम में आ गए हैं, अब आप वो सारी मुश्किलात को फेस करेंगे। तो भाई कोई एक्सपोर्ट क्यों करेगा? इस वक्त इतनी महंगी बिजली, इतनी महंगी गैस, इतने बड़े टैक्सेशन के रेट्स, और अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने अपने इन्फ्लेशन के रेट को कम किया है, आसानियाँ हो गई हैं, बेहतरी हो गई है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हमने अपने फंड्स को बढ़ा दिया है, तो फिर सैलरी को 32,000 से 36,000 करने की क्या ज़रूरत थी? तो देखें, बात ये है कि और हमने फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, आपने लगा दी जनाब प्लॉट्स के ऊपर। अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को चलाना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन का एक सेक्टर ऐसा है, और ये इसमें कोई मसला नहीं है कि आप जिन्हें डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं आप उन्हें डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते। इफ़ यू हैव अ बिल, आप उन्हें डॉक्यूमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्यों नहीं उन 50,000 कमर्शियल मीटर्स को बंद कर देते जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं करते? तो आपने तो ये किया कि जो आपका 1% टैक्स था, आपने कहा जी हम उसको 2.25% कर रहे हैं। अगेन इट इज़ द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर, अगेन इट इज़ द कॉस्ट ऑफ द रिटेलर। तो हमने तो चोर दरवाजे शायद और खोल दिए हैं। लेकिन मैं फिर समझता हूँ कि अभी तो ये बजट पास हुआ है, इसमें एनोमलीज भी होंगी, सेक्टर्स उठेंगे, आपकी सियासी पार्टियां भी बिल्कुल आपकी बात आ गई। और अपना जोर इस्तेमाल करेंगे। मुझे यहाँ रुकना होगा क्योंकि हमारा वक्त ख़त्म हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब शमसुल इस्लाम खान साहब, नायब सदर KCCI माहिर उमूर अजनास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद उवैस साहब, माहिर मईशत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब मोहतरम ज़ीशान मर्चेंट साहब, साबिक़ सदर कराची टैक्स बार एसोसिएशन। और जैसा मैंने बताया कि पाकिस्तान में चंद ही इतने ज़बरदस्त माहिर हैं टैक्स उमूर के। आपका ख़ास तौर पर शुक्रिया कि आपने बड़ा लंबा वक्त हमें दिया स्टूडियोज़ में। और इसी के साथ प्रोग्राम का ये ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।